Hello students, welcome to our next lecture in this series, Riders to the Sea by John Millington Synge. The actress you see here, the picture in the background, it is it was performed during Millington's Synge's time, this play in the theatre, and the picture you see in the background is of the actress who played the role of Moria. Let's move forward. Riders to the Sea. So in this, we will be discussing the plot synopsis, the themes, symbolism, and how it is a tragedy. Let's move to plot synopsis. What is it about? Calamities inflicted by the sea on a family of fishermen on an island to the west of Ireland. तो ये एक this is a story about a fisherman family which is living in Ireland. There's a location west of Ireland, Aran Islands, that's where they are residing. And I have discussed this in my previous lecture in the introduction to the play. So, how the family is grieving at the loss of men in their family, and all because of the sea. समुद्र के कारण कैसे परिवार के लोगों को खो दिया है इस परिवार ने. Moria is a central character. Moria. She has lost her father-in-law. किस किस को खोया है उसने? उसने father-in-law को खोया है, अपने husband को खोया है. उसके 5 बेटे हैं, 5 of her sons. उनको भी उसने सी को खो दिया है. As the play begins, Nora and Kathleen, they receive word from the priest that a body a body which may be their brother Michael has washed up on shore in Donegal. तो Donegal जो ये है, ये मैं इसे मिटा देती हूँ. तो Donegal जो है, ये एक जगह है जहाँ पे समुद्र तट पे एक डेड बॉडी, एक मृत शरीर बहकर आ गया है. और जब कहानी शुरू होती है तो 2 किरदार हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं. नोरा और कैथलीन बेटियां हैं मौर्य की. वो ये देखती हैं कि एक प्रीस्ट है वहां पे, क्रिश्चियन प्रीस्ट, जो आकर उनको बताता है कि एक डेड बॉडी वहां पे मिली है और ये शायद उनके भाई की बॉडी हो सकती है. The girls hide this from their mother due to their concern for her safety. जो बेटियां हैं वो ये बात अपनी माँ से छुपाती हैं क्योंकि उन्हें उनकी चिंता है, उनकी सुरक्षा की चिंता है. They also do not get a chance to tell this news to Bartley. Bartley जो उनका भाई है, उसको भी ये खबर देने का उनको मौका नहीं मिलता है. Bartley is planning to sail to Connemara to sell a horse and ignores Moria's plea to stay. He leaves gracefully. अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो बाटले है, जो बेटा है, सबसे छोटा बेटा बाटले, वो कॉनामारा आइलैंड जाना चाह रहा है. कॉनामारा एक अलग टापू का नाम है. क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि वो अपने घोड़े को सेल करना चाहता है, घोड़े को बेचना चाहता है. वो इग्नोर करता है. इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना. किसको? मौर्याज प्लीज. प्लीज मतलब रिक्वेस्ट. टू स्टे मतलब तुम रुक जाओ, तुम ना जाओ. कौन कह रहा है? ये मौर्य कह रही है. और इसी के लिए बाटले मना कर देता है, लेकिन ही लीव्स ग्रेसफुली. ग्रेसफुली मतलब बड़े रिस्पेक्ट से वो पेश आता है अपनी माँ के प्रति, पोलाइट होता है और रिस्पेक्टफुल होता है. By nightfall, Moria predicts that by nightfall she will have no living son. तो नाइटफॉल तक मतलब रात होने तक मौर्या ये बता देती है कि उसका कोई बेटा जिंदा नहीं बचेगा.
ऐसा मौर्या कहती है। In her anxiety, Maurya forgets to bless her departing son. Maurya goes after Bartley to bless him. तो अपनी एंजाइटी में, एंजाइटी मतलब एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप में डर भी है और गुस्सा भी है। तो किसको हो रही है एंजाइटी? मौर्या को हो रही है। वो घबरा रही है कि भाई मेरा बेटा जा रहा है, इतने लोगों को मैंने खोया है, इसको भी खो दूंगी। इस चक्कर में वो अपने बेटे को ब्लेस करना भूल जाती है। अब ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, कि भाई तुम जा रहे हो, कोई जाता है तो हम आशीर्वाद देते हैं। डिपार्टिंग, डिपार्टिंग मतलब जाता हुआ बेटा। मौर्या उसके पीछे भागती है बाद में, उसे ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। मीनवाइल, दूसरी तरफ क्या होता है? नोरा एंड कैथलीन कंफर्म फ्रॉम द क्लोथिंग दैट द कॉर्प्स इज ऑफ माइकल। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, जो डेड बॉडी बहकर आ गई है। तो जो बहनें हैं नोरा और कैथलीन, दूसरी तरफ वो कपड़ों से ये अंदाजा लगा लेती हैं कि ये जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, ये किसका है? ये माइकल का ही है। दोनों बहनें इस बात का पता लगा लेती हैं। Maurya returns home claiming to see the ghost of Michael, riding behind Bartley, and begins lamenting the loss of the men in her family to the sea. After which some men bring the corpse of Bartley. मौर्या जो है वो घर वापस आ जाती है और बोलती है मैंने माइकल का घोस्ट देखा। घोस्ट मतलब भूत। घोस्ट ऑफ माइकल राइडिंग बिहाइंड बार्टले। बार्टले के पीछे वो सवार था, घोड़े पे सवार था। और शी बिगिंस लैमेंटिंग। लैमेंटिंग मीन्स किसी भी बात का शोक मनाना, जोर जोर से हम रोते हुए किसी बात का दुख मनाते हैं। हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, लैमेंटिंग होगा। लैमेंटिंग शब्द का वही मतलब है। तो किस चीज को बोल रही है, किस चीज के लिए रो रही है? लॉस ऑफ मैन इन हर फैमिली। उसके परिवार के जितने भी पुरुष थे, वो कैसे उसने समुद्र को खो दिए हैं। उसके बाद कुछ आदमी बाटले का जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसको लेकर आते हैं। He has fallen off his horse into the sea and drowned. He कौन है? बाटले है। बाटले जो है वो अपने घोड़े से गिर गया है। Fallen off his horse into the sea, घोड़े से समुद्र में गिर गया है और फिर डूब गया है। मैं मिटा देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड लेट्स सी। अब हम थीम्स देख लेते हैं। ये 6 थीम्स ब्रॉडली मैंने कलेक्ट की है। वैसे इसमें और भी थीम्स हो सकती हैं। पहली है द पावर ऑफ द सी, सेकंड कैथोलिसिज्म वर्सेस पेगनिज्म, थर्ड ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, फोर्थ जेंडर रोल्स, फिफ्थ ह्यूमन स्टोइसिज्म एंड सिक्स्थ इज फेट। पहली थीम द पावर ऑफ द सी। सी जो है इट इज वॉलेटाइल, इट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इट इज इम्प्लेकेबल। बहुत उग्र है, कुछ कह नहीं सकते, किस अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कह सकते किस करवट बैठेगा, अंदाजा ही नहीं लगा सकते भाई अब आगे क्या होगा समुद्र के साथ। इट कंज्यूम्ड ऑल ऑफ मौर्यस मेल फैमिली मेंबर्स, जो हम बात कर चुके हैं कि उसके मौर्य के परिवार के सारे पुरुषों को निगल चुका है। डिफरेंट कैरेक्टर्स रिलेट टू द सी इन डिफरेंट वे। अब जो अलग अलग किरदार हैं उनका समुद्र के प्रति रवैया अलग है। जैसे कि नोरा एंड कैथलीन, the sea only matters in terms of losing family members. तो नोरा और कैथलीन के लिए समुद्र की इतनी ही अहमियत है कि अपने परिवार के लोगों को उन्होंने समुद्र को खो दिया है। मौर्य के लिए इट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी, मौर्य के लिए वो दुश्मन है। फॉर द यंग प्रीस्ट इट इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, जो यंग पुजारी है, जवान जो है पुजारी है, उसके लिए समुद्र की कोई भी अहमियत नहीं है। फॉर बाटले इट इज डेंजरस बट इज अ वे ऑफ लाइफ। बाटले जो है उसके लिए समुद्र खतरनाक जरूर है, लेकिन जीवन यापन करने का एक साधन भी है। The potency of the sea in this play is Synge's meditation on the power of nature and of suffering. इसका ये मतलब है सीधा सा कि समुद्र और उसकी उसकी वो कितना खतरनाक है समुद्र। जो राइटर है, सिंज जो राइटर हैं, वो इस कहानी के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि समुद्र और उसका जो डेंजरस साइड है, उसका जो खतरनाक होना है,
वो दिखाता है कि प्रकृति में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, और अगर वो चाहे तो आप पे कितना, इंसानों पे कितना दुख डाल सकती है, कितना सफरिंग, कितना पेन, कितना दर्द दे सकती है। अगली थीम है कैथोलिसिज्म वर्सेस पेगनिज्म। तो ट्रेडिशनल आयरिश कैथोलिसिज्म मतलब जो आयरलैंड में कैथोलिक्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, अ, वो उनको दिखाता है, और वो चीज हमें कैसे पता चलती है? प्रीस्ट हैं, इसमें पादरी हैं, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स का मतलब होली वाटर, पवित्र पानी। ट्रेडिशनल कैथोलिसिज्म को एग्जिस्ट विद पेगनिज्म। तो जो ट्रेडिशनल कैथोलिसिज्म है, जहाँ पे वो जो आपके यहाँ इस टापू पे क्रिश्चियंस हैं, वो पेगनिज्म के साथ में दोनों साइड बाय साइड रहते हैं। क्या पेगनिज्म क्या है? प्रकृति की जो साधन है, हम जब उनकी पूजा करते हैं तो हम पेगनिस्ट कहलाएंगे। हम ये कहेंगे कि पेगनिज्म है ये वो धर्म है जिसमें हम प्रकृति, नेचर की चीजों की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि सन है, सूरज है, मून है, वृक्ष है, एक पानी है, टापू है, जमीन है। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, हम उनकी जब करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, तो वो पेगनिज्म कहलाता है। तो इस टापू पे कैथोलिक, जिसमें हम जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, वो हमारे उनके भगवान हैं। तो वो और पेगनिज्म दोनों एक साथ ही इस कहानी में हमें दिखते हैं। मौर्य ट्रस्ट हर सेल्फ ओवर कैथोलिक प्रीस्ट। मौर्य जो है उसको खुद पे ज्यादा विश्वास है, बजाय इसके कि जो क्रिश्चियन फादर है, प्रीस्ट है, उससे ज्यादा। Interprets natural phenomena, stars, for warnings and signs rather than the priest words। तो मौर्य जो है वो उसके जीवन में वो प्रकृति और उसके जो चिन्ह हैं, उनकी जो साधन है, उन पे ज्यादा उसका विश्वास है, और अपने जीवन में उस चीज को ज्यादा फॉलो करती है। जैसे कि नक्षत्र, हमारे नक्षत्र कैसे हैं, प्लैनेट्स कैसे हैं, ग्रह कैसे हैं। तो कोई भी अनहोनी अगर होती है तो वो ग्रहों को देखती है कि अरे ये तो अपशकुन है, आज अच्छा दिन नहीं है, ऐसे। और इससे और जो प्रीस्ट है वो प्रकृति की तरफ नहीं, वो भगवान की तरफ देखते हैं। तो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरी से ज्यादा उसे प्रकृति के ऊपर ज्यादा विश्वास है, और उसको वो फॉलो करती है, मानती है। स्केप्टिकल ऑफ हिज आउटसाइडर स्टेटस। कौन है ये? स्केप्टिकल मीन्स जिस पे हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। हिज आउटसाइडर स्टेटस, ये हिज कौन है? ये है फादर, जो क्रिश्चियन फादर हैं, प्रीस्ट हैं, पादरी हैं। क्योंकि वो एक बाहरी व्यक्ति हैं, वो बाहर से आए हैं इस टापू पे, जबकि मौर्य खुद इस टापू पे इतने सालों से रह रही है, और वो उसे अपने अपने ऊपर और अपने ज्ञान पे ज्यादा विश्वास है बाहरी व्यक्ति से। heeds the power of sea much more than she heeds God। तो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई उसे समुद्र की ताकत पे ज्यादा विश्वास है भगवान के बजाय, भगवान की ताकत से ज्यादा समुद्र की ताकत पे विश्वास है। It is only at the end of the text, when her battle with the sea is over, that she can peacefully submerge herself back into the rituals and rites of a Catholic faith। तो कहानी के अंत में ही जब मौर्य का जो द्वंद है समुद्र से, वो खत्म हो जाता है, जब उसका आखिरी बेटे की भी डेथ हो जाती है। तो आखिरी में जब प्ले के आखिर में जाकर मौर्य में थोड़ा सा एक शांति आती है। कैसे? क्योंकि अब वो सोचती है कि अब अपने आप को मैं जी जान से क्रिश्चियनिटी में डुबो सकती हूँ, अब मैं इसके रीति रिवाजों को फॉलो कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए एक नई शुरुआत है। तो ये थी थीम कैथोलिसिज्म वर्सेस पेगनिज्म। अगली थीम है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। ट्रेडिशन मतलब जो हमारे पूर्वज जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इन अदर वर्ड जो पुरानी जनरेशन जिसको फॉलो करती है, वो ट्रेडिशन कहलाएगी। मॉडर्निटी में जो आधुनिक नया जमाना कह लो, नई जनरेशन कह लो, वो मॉडर्निटी कहलाएगी। तो मौर्य जो है वो ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है।
मौर्य अपने ट्रेडिशनल व्यूज, शी होल्ड्स ऑन टू हर ट्रेडिशनल व्यूज स्टबनली, वो अपने विचारों पे बड़ी जिद, बड़ी जकड़ के रखती है, अपनी अपनी जो सोच है उसमें जकड़ी हुई है, बिल्कुल जिद्दीपन के हद तक। हर नॉलेज अबाउट द आइलैंड इज वास्ट, इस टापू पे जो जानकारी है, जो भी चीज है, जो भी ज्ञान है, उस वो सब मौर्य को पता है इस टापू पे कहाँ क्या है, क्योंकि वो यहीं पली बड़ी है, यहीं पैदा हुई है। हर रिलीजन इज मोर पेगनिस्टिक देन कैथोलिक, ये हमने पिछली थीम में देखा कि उसका जो धर्म है वो पेगनिज्म ज्यादा है, कैथोलिक कम है। रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट चेंज, मौर्य जो है वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो बदलाव से सहमत नहीं है, उसे स्वीकार नहीं है, चाहे वो रिलीजन के माध्यम से हो, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से हो। कैथोलिसिज्म और कॉमर्स मतलब नया धर्म, अरे जब हमारे पास पेगनिज्म है, प्रकृति वाले प्रकृति की पूजा करते हैं, उनके साधनों की पूजा करते हैं, तो हमें नए धर्म की क्या जरूरत है क्रिश्चियनिटी की, ऐसा मौर्य सोचती है। कॉमर्स, इसमें इसका मतलब ये है कि वो मौर्य सोचती है कि जब हमारा पूरा जीवन यापन इसी टापू पे रहकर पूरा हो रहा है, तो हमें दूसरे टापू पे जाकर खरीद फरोख्त, बेचना और खरीदना करने की, बिजनेस करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो यहाँ पर है, जो कुछ भी चाहिए आप इस टापू पे कीजिए। तो ये जो बदलाव है ये उसे स्वीकार नहीं है। जैसे टापू पे अब रिलीजन आ गया है या लोग बाहर जाते हैं बिजनेस के लिए, लिमिटेड टू हर कॉटेज एंड इज वॉरी टू मूव बियॉन्ड इट। मौर्य जो है अपने झोंपड़ी तक सीमित है, और उसे अपनी झोंपड़ी के आगे, आगे की दुनिया, टापू के आगे, समुद्र के आगे जाने में काफी हिचक है, डर भी है। मॉडर्निटी, मॉडर्निटी अब देखते हैं कौन कौन रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्निटी उसके बच्चे, मौर्य के बच्चे और जो यंग प्रीस्ट है वो रिप्रेजेंट करते हैं। Maurya's children deride her senseless behavior and rigid adherence to her belief। मौर्य के जो बच्चे हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम्हारा जो व्यवहार है कितना बकवास व्यवहार है, तुम अपने पुराने जमाने या पुरानी सोच पे कितना ज्यादा जकड़ी हुई हो, तुम इससे निकलो, ऐसे उसका मजाक उड़ाते हैं उसके बच्चे। विलिंग टू लुक बियॉन्ड द आइलैंड टू द वाइडर वर्ल्ड, तो उसके बच्चे जो है वो चाहते हैं हम टापू से आगे जाएं, आगे की दुनिया को एक्सप्लोर करें, देखें कहाँ पे क्या है। द यंग प्रीस्ट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू स्पेसेस, जो यंग प्रीस्ट है, जो पादरी है, जो पुजारी है, क्रिश्चियन पुजारी है, वो ये जो दो दुनिया है उसके बीच का एक सेतु है, एक ब्रिज है, एक कनेक्शन है। कौन सी दो दुनिया है? ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। और बाटले इज द सिंबल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्पेसेस, और जो बाटले है वो इस बात का सिंबल है, चिन्ह है, जो ये दो दो दुनिया है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की, इनके बीच में द्वंद्व कैसे होता है, ये बाटले रिप्रेजेंट करता है। Understands that the sea is dangerous but feels its pull because he is a man and must secure a livelihood for his family। बाटले समझता है कि समुद्र बड़ा खतरनाक है, लेकिन वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है क्योंकि उसको मालूम है मैं एक आदमी हूँ और मुझे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए समुद्र में जाना ही पड़ेगा। मेरे को अपने परिवार की रख रखाव के लिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। तो फाइनली ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी फाइनली क्या है इसमें थीम में? डोमिनेंस इस कहानी में हम देखते हैं मॉडर्निटी का, और ट्रेडिशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ट्रेडिशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड इज इक्वली इम्पोर्टेंट बिकॉज ये मौर्य की वर्ल्ड व्यू है। तो हम ट्रेडिशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते और वो भी उतना ही जरूरी है। अगली थीम है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स इस कहानी में जो हम देखते हैं, इससे हमें जो जगह है आयरलैंड, एरन आइलैंड जहाँ की कहानी है उसके बारे में भी पता चलता है। वहां पे महिला और पुरुष के क्या कर्तव्य थे जो माने जाते थे, जो एक्सपेक्ट करती थी सोसाइटी, और वो जमाने में ये कैसे कैसे थे। मौर्य जो है, मौर्य एज अ मदर, मौर्य एक माँ है, और वो क्या करती है, उसका क्या कर्तव्य है, क्या रोल है? शी प्रोवाइड्स केयर फॉर हर फैमिली, शी वरीज, शी चेस्टाइजेस एंड शी मॉर्न्स। वो अपने परिवार की देखभाल करती है, उनकी चिंता करती है, उनको डांटती भी है,
उनका शोक भी मनाती है। सन्स आर अ मेन फोकस। मौर्य का जो मेन फोकस है, उसके जीवन में जो सबसे जरूरी बात है वो है उसके बेटे। डॉटर्स इवन दो लिविंग कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द फैमिली। तो मौर्य की जो बेटियां हैं, हालांकि वो दोनों जिंदा हैं, लेकिन मौर्य मानती है कि वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो परिवार के लिए क्या कर सकती है। नोरा इज रिलेटिवली वॉइसलेस। नोरा जो बेटी है उसकी, मौर्य की, उसकी अपनी कोई भी आवाज नहीं है। वो बोलती है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करें रिलेटिवली, अगर कंपेयर करें मौर्य से या उसकी बहन कैथलीन से, तो नोरा की अपनी कोई भी आवाज नहीं। कैथलीन इज द कीपर ऑफ द हार्ट। कैथलीन जो है वो चूल्हा चौका, हार्ट जो होता है, ये चूल्हा चौका हम कहेंगे। तो बेसिकली वो रसोई को उसने संभाल रखा है, खाना पीना वगैरह। बार्टले इज अ प्रोवाइडर फॉर हिज फैमिली। बार्टले जो पुरुष है वो अपने परिवार के लिए प्रोवाइडर है। इसका मतलब ये है कि जो साधन है उनके रख रखाव के लिए, वो सारे साधन बार्टले लेकर आएगा, बार्टले उसका इंतजाम करेगा। और ये बात हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में पता चल जाती है। Kathleen is assigned to Bartley's viewpoint, the life of a young man to be going on the sea. Kathleen जो है वो बार्टले की जो सोच है उससे सहमत है कि भाई एक यंग मैन है, बार्टले घर पे नहीं बैठ सकता और खतरों से दूर नहीं रह सकता। उसे अपने परिवार की देखभाल के लिए खतरों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो समुद्र में जाना ही क्यों ना। मौर्य fears that he will die, और मौर्य को लगता है, उसको डर है कि बाटले की मृत्यु हो जाएगी। अगला जो है थीम वो है ह्यूमन स्टोइसिज्म और फेट। मौर्य रिप्रेजेंट्स ह्यूमन स्टोइसिज्म। मौर्य जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है, को दर्शाती है ह्यूमन स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या है हम देखते हैं। Despite her intense suffering and desolation, she accepts her fate stoically and prays not only for her family but also for the entire humanity. तो मौर्य जो है वो बहुत सफर करती है, बहुत दुख झेलती है, बिल्कुल बर्बादी की कगार पे पहुंच गई है, लेकिन ऐसी हालत में भी वो अपनी किस्मत को, जो फेट है, उसकी डेस्टिनी है, उसकी नियति है, उसको बड़ी मजबूती से एक्सेप्ट करती है। स्टोइकली मतलब अपने अंदर मजबूती लाती है और बिखर नहीं जाती है। बहुत जोर जोर से बिखरना, रोना, घबराना, ये सब जो इमोशंस है ये उसके अंदर वो कंट्रोल में रखती है। इसी को स्टोइकली कहते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, वो प्रे करती है, प्रार्थना करती है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, पर परिवार के साथ साथ पूरी मानव जाति के लिए भी। तो ऐसे दुख भरे पल में भी मौर्य ऐसा सोच पाती है और कर पाती है। इसी को कहते हैं स्टोइसिज्म, ह्यूमन स्टोइसिज्म, जो मौर्य रिप्रेजेंट कर रही है। पावरलेसनेस इन द फेस ऑफ फेट। फेट क्या है? किस्मत है। और किस्मत के आगे हम कितने लाचार हो जाते हैं, हमारी कोई शक्ति रह नहीं जाती, पावरलेस हो जाते हैं। ये भी हमें इस कहानी में दिखता है, ये एक थीम है। मौर्य हैज ट्राइड everything from Catholic devotion to secular superstition to keep death from claiming her family members, but to no avail. मौर्य जो है वो हर कोशिश कर चुकी है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में भगवान की प्रार्थना करना, चाहे वो अंधविश्वास में पड़कर कोई ना कोई छोटे मोटे टोटके करना, सिर्फ इसलिए ताकि वो मृत्यु को अपने परिवार से दूर धकेल सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता है। The sea claims all the male members of a family one by one. जो समुद्र है वो निगल जाता है उसके परिवार के पुरुषों को एक एक करके। अगला थीम है, अगला, तो इससे हमारी थीम सारी खत्म हो गई। अब अगला है, हम देखते हैं सिंबोलिज्म को। सिंबल्स में क्या क्या है? द सी, द राइडर्स, नंबर 9, द रेड मेयर एंड ग्रे पोनी, द ब्रेड, द व्हाइट बोर्ड्स, द वाटर, द स्पिनिंग व्हील एंड द हाथ, द रोप एंड द होली वाटर। आगे देखते हैं इनको डिटेल में। पहला है सिंबल द सी।
इट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स सी जो है वो जीवन का एक स्रोत है। कैसे? फिशिंग, फ्यूल, कॉमर्स। फिशिंग, मछली पकड़ने, मछली हम उसमें पकड़ सकते हैं जिससे हम अपना जो हमारा भोजन बन सकता है। जो वहाँ के टापू निवासी हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपना जीवन यापन के लिए। अगला है फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। तो ईंधन कैसे मिलता है? समुद्र के अंदर नीचे भी काफी पेड़ पौधे उगते हैं, उनको लेकर, सी वीड्स को लेकर हम सुखा सकते हैं और सूखने के बाद में हम उनको जला सकते हैं, तो ऐसे वो ईंधन बन जाता है। कॉमर्स, कॉमर्स मतलब बिजनेस। परचेज एंड सेल। परचेज मीन्स खरीदना, सेल मतलब बेचना। तो परचेज एंड सेल जो है उसके लिए भी कैसे? समुद्र के रास्ते ही तो हम दूसरे टापू पे जा सकते हैं, वहां पे हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, क्योंकि इनका जो टापू है यहाँ पर इतना बड़ा कोई मेला नहीं लगता जहां पर खरीद फरोख्त हो सके, कोई भी तरह का बिजनेस हो सके। और ये सब सिर्फ समुद्र के माध्यम से पॉसिबल है, तो वो सोर्स ऑफ लाइफ है। और दूसरा कारण है टू मेक कॉफिन्स दे हैव टू गो अक्रॉस द सी। तो कॉफिन बनाने के लिए भी उन्हें समुद्र के पार जाना पड़ता है। कॉफिन क्या है? ताबूत, जिसमें क्रिश्चियंस अपने जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो ताबूत के अंदर डेड बॉडी रखकर और उसको दफना देते हैं। डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ। तो समुद्र जो है वो जीवन का स्रोत है, उसके साथ साथ वो जीवन को नष्ट करने वाला भी है। अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल, वायलेंट एंड फियर्स। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते कि भाई आगे क्या होगा। अनकंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। वायलेंट, बहुत उग्र है। फियर्स, बहुत खतरनाक भी है। Many islanders and Maurya's family members, मतलब कि काफी टापू निवासियों को भी ये खत्म कर चुका है और मौर्य के परिवार के पुरुषों को भी खत्म कर चुका है। आइलैंडर्स बिलीव, जो आइलैंड पे रहने वाले हैं वो आइलैंडर्स हैं, उनकी बिलीफ क्या, उनकी सोच क्या है? सी टाइड्स। सी टाइड्स हाई बर्थ, इसका ये मतलब है जब भी हाई टाइड होती है तो वो एक जीवन को दर्शाती है, किसी भी तरह के जन्म को दर्शाती है। हाई टाइड क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून। चांद के गुरुत्वाकर्षण, कुछ ऐसा ही है हिंदी में, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसकी ग्रेविटेशन पुल से जो समुद्र है वहां पे पानी बहुत उभर के, उफन के तट पे आता है और थोड़ी देर बाद वो वापस समुद्र में भी चला जाता है। तो जब वो उफन के तट पे आता है उसे हाई टाइड कहेंगे, और जब वो सिमट के वापस चला जाता है उसे लो टाइड कहेंगे। तो समुद्र, ये जो टापूवासी है जहाँ की ये कहानी है, जब हाई टाइड होती है वो इसे किसी भी तरह का जन्म मानते हैं, और लो टाइड होती है उसे मृत्यु मानते हैं, डेथ मानते हैं। अगला सिंबल है द राइडर्स एंड नंबर 9। तो जो राइडर्स हैं, जो राइडर्स मतलब घुड़सवार, जितने भी पुरुष हैं इस टापू पे वो सभी राइडर्स हैं। फिशिंग एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज इन देयर लाइवलीहुड। ये सारे जो पुरुष हैं, राइडर्स हैं, ये फिशिंग करते हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। देयर मेटाफोरिकल जर्नी ऑफ लाइफ इज वन लॉन्ग राइड टू द सी। तो उनका जो जीवन की कहानी है, एक यात्रा है जीवन की, उसे कंपेयर किया गया है समुद्र की तरफ। एक यात्रा जो है उनकी, लॉन्ग राइड टू द सी, बहुत लंबी यात्रा समुद्र के तरफ, वैसी ही है जैसी उनकी जीवन की यात्रा। नंबर 9 अगला सिंबल है। 9 नंबर, माइथोलॉजिकल सिंबल इन द प्लेस, साइन ऑफ बैड लक। ये एक अपशकुन को दर्शाता है। नो न्यूज ऑफ माइकल फॉर 9 days। जो माइकल है उसकी कोई खबर नहीं होती 9 दिनों तक। मौर्य कीप्स वीपिंग फॉर हर सन फॉर 9 days। मौर्य जो है वो 9 दिन तक रोती रहती है अपनी बेटे की याद में। When Bartley dies in the sea, some 9 unknown women come to Maurya। जब बाटले की मृत्यु हो जाती है
तो मौर्य के घर पे कुछ औरतें आती है और वो कितनी है, वो भी 9 है। अनजान औरतें हैं और वो 9 है। अगला सिंबल है द रेड मेयर एंड ग्रे पोनी। द रेड मेयर एंड ग्रे पोनी आर सिंबल्स ऑफ डेथ। मेयर मीन्स फीमेल हॉर्स, पोनी मीन्स जो हॉर्स का बच्चा होता है, छोटा हॉर्स, वो पोनी है। रेड मतलब लाल, ग्रे मतलब जो ब्लैक से कम, ग्रे आपको पता होगा, ग्रे कलर, इतनी तो इंग्लिश जानते ही होंगे आप। दोनों घोड़े जो हैं वो डेथ को सिंबलाइज करते हैं। बार्टले सेट्स ऑफ टू द सी राइडिंग ऑन द रेड मेयर एंड नेवर कम्स बैक। बार्टले जो है वो समुद्र की तरफ चला जाता है घोड़े पे सवार। कौन से घोड़े पे? रेड मेयर, लाल रंग की जो घोड़ी है उस पे सवार होके चला जाता है और कभी वापस नहीं आता है। Moreover, there seems to be some connection between the red mare ridden by Bartley and the grey pony ridden by Michael. और तो और किसी तरह का संबंध है, कनेक्शन है, किसमें? रेड मेयर जो बार्टले जिस पे सवार था और ग्रे पोनी जिस पे माइकल सवार था, जो माइकल ले जाता था। रेड कलर स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड स्ट्रेंथ। रेड कलर जो है वो जीवन और ताकत के लिए रिप्रेजेंट करता है। ग्रे कलर जो है वो डेथ से एसोसिएटेड है। अगला सिंबल है द ब्रेड। ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड जो है वो वही रोल है जैसे हम अपनी अपने कल्चर में रोटी को हम जो स्थान देते हैं वही है ब्रेड का यहाँ पे रोल। द ब्रेड Moria takes for Bartley is a symbol of life, but she cannot deliver it to him as he rides away fast. जो ब्रेड मौर्य लेके जाती है बाटले के लिए वो एक चिन्ह है जीवन का, लेकिन वो उसको दे नहीं पाती क्योंकि वो बहुत जल्दी से घोड़े पे सवार होके चला जाता है। The result is Bartley is deprived of life and has to face death. इसका क्या निकल के आता है रिजल्ट? कि बार्टले जो है वो अपना जीवन खो देता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। The turning of empty cup downwards by Moria is another important symbol in the play. एम्प्टी कप मतलब खाली कप, उसको मुंह नीचे करके उस खाली कप को उल्टा करके हम टेबल पे रख देते हैं, ऐसा मौर्य करती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। फेलियर ऑफ क्रिश्चियन कंफर्ट एट द टाइम ऑफ डिमाइस ऑफ ऑल द मेल मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि ये वो वक्त है जब मौर्य को किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, सांत्वना चाहिए। उसके जीवन में उसने काफी कुछ खोया है, अभी अभी उसके छोटे बेटे की मृत्यु हुई है और उससे पहले उसे अपने फेवरेट बेटे की डेड बॉडी, मृत शरीर भी मिला है। ऐसे में मौर्य काफी टूट गई है और उसे सांत्वना चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है, धर्म जो है, रिलीजन है, वो उसको सुकून देने में पूरी तरह से फेल हो गया है, नाकाम हो गया है। और ये चीज किस चीज से हमें पता चलता है? जो ये खाली कप है जो टेबल पे मौर्य उल्टा करके रखते। इट शोज द थीम ऑफ इन्फिनिट सफरिंग एंड रिनाउंसिएशन। तो ये जो खाली कप मौर्य रखती है टेबल पे, ये हमें दिखाता है बहुत ज्यादा असीमित सफरिंग, असीमित दुख एंड रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन मीन्स जीवन के प्रति विरक्ति, हमने जीवन के प्रति छोड़ दिया है, हर चीज वो जो जीवन में है उसको छोड़ दिया है। reinforces the theme of tragedy of old Maurya। ये जो कप है उल्टा करके हम रखते हैं, ये इस बात को भी दर्शाता है कि मौर्य जो है, ओल्ड जो हो गई है, उसकी जो ट्रेजेडी है, कितनी दुख भरी उसकी कहानी है, इस बात को भी ये कप दर्शाता है। खाली हो गई है ऐसे। अगला सिंबल है द व्हाइट बोर्ड एंड वाटर। The white boards which remain on screen for the duration of the play symbolize the impending death of Bartley। जो व्हाइट कलर के बोर्ड हैं सफेद रंग के, वो पूरे टाइम प्ले में स्टेज पे रखे रहते हैं। ये दिखाते हैं कि अभी शायद बार्टले की डेथ होगी, क्योंकि ये जो व्हाइट बोर्ड है इसी से तो ताबूत बनेगा। अब ताबूत का मटेरियल रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है, इससे हमें पता चल रहा है कि ताबूत के लिए कोई तो है जो तैयार होगा। और इस कहानी में हम देखते हैं कि ये बाटली के लिए है। Moria refers to these boards often, which make clear that death weighs constantly on the minds of the characters।
मौर्य जो है वो इन बोर्ड्स को काफी बार रेफर करती है, इनकी तरफ इशारा करती है। इस बात से हमें बिल्कुल साफ हो जाता है कि मृत्यु, डेथ जो है वो हमारे दिमाग पे कितनी हावी है। Furthermore, the ambiguity of whose body will go in the coffin underscores the notion that death weighs constantly on the minds of characters. और तो और आगे हम ये भी देखते हैं कि जो कॉफिन है, कि देखो डेथ सारे कैरेक्टर्स के दिमाग पे इतनी हावी है कि कॉफिन के अंदर किसका शरीर जाएगा, इस बात में भी एक अलग ही कंफ्यूजन बनी हुई है कि भाई माइकल की भी बॉडी मिली है और बाटले की भी डेथ हो गई है, लेकिन कॉफिन तो एक है, तो उसमें किसकी बॉडी जाएगी? The water on the bodies of Patch and Bartley is a symbol of the way by which death comes from the sea straight to the house of the family. पैच मौर्य का बेटा, बाटले भी उसका बेटा है, दोनों की बॉडीज पे, डेड बॉडी पे पानी था। ये जो पानी डेड बॉडी के ऊपर रह गया था, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि समुद्र जो है वो सीधा आपके घर आ सकता है। जो समुद्र डेथ के रूप में आया है वो आपके घर तक, आपके परिवार तक आ सकता है। अगला सिंबल है स्पिनिंग व्हील एंड हार्थ। स्पिनिंग व्हील चरखा और हार्थ चूल्हा। Kathleen is always involved with the spinning wheel and the hearth, and they are symbols of women's work and the pervasiveness of gendered labor. तो कैथलीन जो है पूरे टाइम वो चरखे पे काम करती रहती है या फिर चूल्हे चौका करती रहती, किचन में बिजी होती है। और दोनों ये चीजें जो हैं ये इस बात के चिन्ह हैं कि औरतें कितना काम करती हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि ये सारी मेहनत जो है ये औरतों का ही जिम्मेदारी है। This is notable in a place so concerned with the traditional separation by gender. ये जो बात है ये इस चीज को दर्शाता है कि भाई जेंडर रोल्स, जो पुरुष और महिला के अपने अलग अलग कर्तव्य हैं, उस बात को बहुत सफाई से दिखाता है। जैसे कि बाटले इज द प्रोवाइडर, कैथलीन इज द बेकर एंड सो ऑन। बाटले जो है उसका काम है मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आमदनी लेकर आऊं, और कैथलीन का काम है मैं अपने परिवार की देखभाल करूं, उनको भोजन कराऊं, उनको खाना खिलाऊं। Spinning wheel is symbolic of the time period this play is set in and reflects the difficulties of the life this family lived. तो स्पिनिंग व्हील जो चरखा है, जो चरखा गोल गोल घूमता है, वो इस बात का चिन्ह है कि ये वक्त कैसा था, ये कौन से वक्त में ये टाइम को दर्शाता है, और ये मुश्किल वक्त कहाँ पे ये कहानी है ये उसको दर्शाता है, और कैसे ये परिवार ने ये मुश्किल वक्त कैसे काटा है। अगला सिंबल है द रोप और होली वाटर। दोनों इस स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगी। हम डिस्कस करेंगे द रोप। पहले देखते हैं। द रोप सिंबलाइजेस बाटलेस इमिनेंट डेथ। जो रस्सी है, रोप मतलब रस्सी, ये इस बात को दिखाता है कि भाई बाटले की तुरंत मृत्यु होने वाली है। As he fashions, makes a halter for the horse, he is actually fashioning a halter for his own neck. Fashions यहाँ पे इसका ये मतलब है makes, makes मतलब बनाना। A halter एक फंदा, घोड़े के लिए वो बना रहा है, रस्सी से एक फंदा बना रहा है घोड़े के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये फंदा वो एक्चुअली अपनी खुद की गर्दन के लिए बना रहा है। That rope was always intended to lower a coffin into the grave, and now that grave will be of Bartley. तो ये जो रस्सी है इसका हमेशा ये काम था कि कॉफिन जो है उसको उसकी ग्रेव में नीचे करने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये ग्रेव किसकी होगी? ये खुद बाटले की ग्रेव होगी। The holy water, it symbolizes purification, sanctity and traditional Catholicism. तो holy water जो है वो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है, बहुत पवित्रता को दर्शाता है। It is benevolent water and it stands in contrast to the powerful water of the sea. ये जो पानी है ये बहुत दयालु है और ये बहुत कॉन्ट्रास्ट में है। जो समुद्र का पानी है इतना शक्तिशाली है, उसके मुकाबले ये जो पवित्र पानी है, होली वाटर है, ये बहुत ही दयालु है, काइंड है। और ट्रेजेडी, इसमें हम देखेंगे
कि ये जो कहानी है राइडर्स ऑफ द सी, ये ट्रेजेडी कैसे है? ट्रेजेडी ऑफ फेट वर्सेस ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर। ये ट्रेजेडी ऑफ फेट है। ट्रेजेडी मीन्स एक ऐसी कहानी जिसमें दुख अंत जो है वो दुखद है। हम ये सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं। वैसे टेक्निकल डेफिनेशन ट्रेजेडी की अलग है। ऑफ फेट, फेट मतलब किस्मत, तो ये किस्मत की मारे ये दुख हुआ है। सारा दुख जो है वो किस्मत के कारण है, इसीलिए इसे ट्रेजेडी ऑफ फेट कहा जाता है। ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर एरिस्टोटल ने दी थी, और इसमें व्यक्ति जो है उसकी पर्सनालिटी में जो कमी है उसी के कारण व्यक्ति का पतन होता है, उसका अंत दुखद होता है। तो ये ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये ट्रेजेडी ऑफ फेट है। कैसे? सी अज्यूम्स द रोल ऑफ फेट। जो समुद्र है वो किस्मत का किरदार निभा रहा है। कैसे? इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन ह्यूमन सफरिंग एंड डेथ, क्योंकि ये समुद्र ही तो है जिसके कारण कितना दुख झेलते हैं इंसान। जो इसके कैरेक्टर्स हैं, इस कहानी के किरदार कितना सफर करते हैं, और उनकी मृत्यु भी होती है सिर्फ इस समुद्र के कारण। अनकंडीशनल सरेंडर टू फेट। तो इस कहानी में सिर्फ यही देखने को मिलता है कि किस्मत से लड़ा नहीं जा सकता, आपको किस्मत के आगे पूरी तरह से समर्पण करना पड़ता। इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन, ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कि आपने अच्छा, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? प्लॉट सिनॉप्सिस देखी, थीम्स देखे, सिंबोलिज्म देखा, और थोड़ा सा डिस्कस किया कि ये ट्रेजेडी कैसे है। अब ये आगे अगला वीडियो भी आएगा इसका, और उसमें वो पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे? क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में हम क्या क्या देखेंगे? ये सभी पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि कैरेक्टर एनालिसिस, सी इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ नेचर, थीमेटिक फॉर्मल लिंग्विस्टिक लिटरेरी एनालिसिस, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, कंपैरिजन विद ग्रीक ट्रेजेडी एंड कंक्लूजन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा, आपके काम आया जो भी इसमें पढ़ाया गया। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और उसका उन सवालों का जवाब दिया जाएगा, या कोई रिक्वेस्ट है आप वो भी डाल सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी डाल सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो तक आप वेट कीजिए, एंड हैप्पी लर्निंग टिल वी मीट नेक्स्ट।